बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोडक्ट खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। एक बार फिर लॉन्ग मार्च का रुख रावलपिंडी की तरफ करने और इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल करने की बातें हो रही है। लगता ही है अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम ने दोबारा से लॉन्ग मार्च का रुख रावलपिंडी और इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल करने के इशारे देकर ताकतवर हलकों पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और यह वाज़ेह कर दिया है कि उनकी तरफ से सियासत में अदम मुदाखलत के जो वादे किए जा रहे थे उन पर पूरी तरह अमल नहीं हुआ। इसलिए अब अपोजिशन भी इस गैर एलानी अंडरस्टैंडिंग से खुद को बाहर निकाल रही है, जिसकी बुनियाद पर गैर जानबदार होने के तासुर दिए जा रहे थे। तो एक बार फिर अपोजिशन के अंदर इस बात पर तशवीश पाई जाती है कि खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद के बावजूद जिस तरह हुकूमत को बचाया गया या बचाया जा रहा है, वो ये जाहिर करता है कि वो कुव्वतें जो खान साहब को इक़्तिदार में लेकर आई हैं वो तकसीम जरूर है, नाराज जरूर है, मायूस भी है, मगर पूरी तरह पीछे नहीं हटी। अब उन कुव्वतों का एक बार फिर चेयरमैन सेनेट के लिए होने वाले इंतखाब में इम्तिहान होना है, जिसमें अपोजिशन को वाज़िया अक्सरियत हासिल है। लेकिन अब भी जीत के दावे हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं और ये दावे ताकतवर हलकों की मदद के बगैर पूरे नहीं हो सकते। तो मेरा गुमान ये है कि अपोजिशन ने अपनी पोजीशन वाज़िया कर दी है और एस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर यह पैगाम दिया है कि अगर वो गैर जानबदारी के वादे पर कायम न रहे तो फिर तोपों का रुख एस्टेब्लिशमेंट की तरफ होगा। तो मार्च में सिर्फ मौसमी तब्दील नहीं हो रहा, बल्कि सियासत का मौसम भी तेजी से बदल रहा है और मौसम गर्मा शुरू होते ही सियासत में गर्मी बढ़ गई है और हुकूमत इस वक्त बैक वक्त कई महाजों में फंस गई है। अगले चंद रोज भी हुकूमत को बैक टू बैक अपोजिशन के साथ 3 बड़े मैचेस खेलना है। 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा, 18 मार्च को डस्का के NA 75 में दोबारा जिमनी इलेक्शन होगा और 26 मार्च से अपोजिशन लॉन्ग मार्च शुरू कर रही है। तो कोई माने या ना माने, मगर हुकूमत पर इस वक्त चारों तरफ से यलगार है, हुकूमत दबाव में है। मौलाना फजलुर रहमान के बाद अब नवाज शरीफ ने भी लॉन्ग मार्च का रुख इस्लामाबाद की बजाय पिंडी की तरफ करने की तजवीज दी है। तो मेरा गुमान ये है कि अपोजिशन को ये यकीन हो गया है कि उनके साथ जो सियासी मामलात में मुदाखलत का या मुदाखलत ना करने का वादा था वो पूरा नहीं हुआ। यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के बावजूद अपोजिशन में ये तासुर मौजूद है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इसमें कहीं ना कहीं गेम प्ले की है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बज़ाहिर वोटों का जो डिफरेंस आया है उसमें गिलानी को फतह तो मिल गई है, मगर वाकफान हाल ये कहते हैं कि सिर्फ हुकूमत के लोग नहीं टूटे, बल्कि अपोजिशन के भी कई मेंबरान टूटकर दूसरी तरफ गए हैं और ये वोटों का डिफरेंस है ये इसी वजह से बहुत ज्यादा नहीं रहा। खुद अपोजिशन के कई लोगों ने हफीशे को वोट डाले, तो इसीलिए फतह का मार्जिन वो नहीं जो होना चाहिए था। तो ये वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से अपोजिशन को ये यकीन है कि एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट ने कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले किया है। तो हुकूमत ने अपने तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी का रास्ता रोकने के लिए तमाम हरबे और हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। इलेक्शन कमीशन से यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रिकवाने की कोशिश की गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती दरखास्त उठाकर रद्दी की टोकरी फेंक दी। अब एक और दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने डाली गई है और इसके अलावा डस्का का इलेक्शन रुकवाने की भी कोशिश की जा रही है। तो हुकूमत की पूरी कोशिश ये है कि अपोजिशन के साथ अब कोई 1-to-1 मैच ना हो, किसी न किसी तरह उन्हें वॉक आउट मिल जाए। और अपोजिशन जो पिछले कई हफ्तों से एस्टेब्लिशमेंट की गैर जानबदारी के तासुर को खुशदिली के साथ कबूल कर रही थी, अब फिर उसने एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि वो पीछे हट जाए और खान साहब की हुकूमत इस्लामाबाद तक महदूद करने के वादे पर अमल किया जाए और चेयरमैन सेनेट को बचाने की कतई कोई कोशिश न की जाए, न ही पंजाब में तब्दीली के अमल में कोई रुकावट डाली जाए। तो खान साहब एतमाद का वोट हासिल करने के बावजूद हनूज मुश्किलात का शिकार है और जब से उन्हें यह पता चला है कि पार्टी में 10-12 या 16-17 लोग नहीं बल्कि 25 से 30 लोग ऐसे हैं जो उनके खिलाफ हैं, जिन्हें बाय हुक एंड क्रुक वापस लाया गया, लेकिन वो किसी भी वक्त पलट सकते हैं। तो खान साहब उस वक्त से शदीद परेशान है और इलेक्शन कमीशन को कोसने दे रहे हैं। खान साहब को उनके करीबी लोगों ने बताया है कि पंजाब में अगर हमदर्दों ने साथ ना दिया तो पंजाब हाथ से निकल जाएगा। तो इस वक्त खान साहब एक हाथ से पंजाब और दूसरे हाथ से चेयरमैन सेनेट की सीट बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं
और घबराहट का आलम यह है कि अब हुकूमत ने खुद मौलाना फजल रहमान की जमात JUIFA को डिप्टी चेयरमैन सेनेट की ऑफर कर दी है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमत भी ये जानती है कि चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट वो नहीं बचा सकते और अब मौलाना फजल रहमान को दान डाला जा रहा है। इसमें भी शरीक होंगे, आप शेड्यूल भी तय करेंगे। आपको बता दिया क्या कि आप डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं? मुझे अभी तक किसी ने बताया। हैदरी साहब 12 मार्च के बाद भी ये आपके चेयरमैन होंगे? 12 मार्च के बाद मैं ये नहीं कह सकता, मुझे अभी तक PDM ने नहीं कहा, PDM ने नहीं कहा कि मैंने कोई डिप्टी चेयरमैन बनना है। तो परवेज खटक ने अब्दुल गफूर हैदरी को ये चलते चलते ऑफर की है कि वो हुकूमत की तरफ से डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार बन जाए, लेकिन अब्दुल गफूर हैदरी इस पेशकश को नहीं माने और उन्होंने कहा कि वो PDM के उम्मीदवार है और जो PDM फैसला करेगी उस पर वो अमल करेंगे। इसके अलावा नून लीग ने अपने लिए सेनेट में अपोजिशन बेंच का इंतखाब किया। चूंकि हुकूमत ने अभी तक डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब किसी को लड़ाने का फैसला नहीं किया, तो लगता यूं है कि अब्दुल गफूर हैदरी का शायद मद्दे मुकाबले कोई ना हो और वो अनअपोज हो जाए, क्योंकि हुकूमत भी उन्हें फेवर कर रही है। इसके अलावा जो हम डेवलपमेंट हुई वो बलोचिस्तान से आजाद हसीयत में इलेक्शन जीतने वाले अब्दुल कादर बलोच, जिन पे ये इल्जाम था कि उन्होंने भारी रकम देकर PTI का टिकट खरीदा है, तो उसके बाद उन्हें आजाद इलेक्शन लड़वाया गया, तो वो अब PTI के उसमें शामिल हो गए हैं। अब्दुल कादर बलोच के हवाले से हुक्मरान जमात के अंदर बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि वो सेनेटर बनने के लिए भारी रकम खर्च कर रहे थे। पहले उन्हें पार्टी का टिकट दिया गया, लेकिन फिर अंदर से इतनी आवाजें आई कि उन्हें पार्टी का टिकट वापस करना पड़ा या वापस लिया गया, लेकिन उन्हें कामयाब करा के अब PTI में शामिल कर लिया गया। तो इस पर भी बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये हुक्मरान जमात का डबल स्टैंडर्ड खुलकर सामने आ गया, जिसमें खास साहब ने टिकट वापस लेते हुए कहा था कि हम अरबपतियों को या करोड़पतियों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन फिर वही अरबपति या करोड़पति जब पैसे खर्च के कामयाब होते हैं तो फिर वो हलाल हो जाता है और पार्टी के अंदर आके पार्टी की लॉन्ड्री में धुलकर वो क्लीन हो जाते हैं। तो वो कहते हैं ना कि दूसरों की करप्शन और हमारी करप्शन बिल्कुल हलाल। तो ये हुआ है अब्दुल कादर बलोच के हवाले से। दूसरा, वफाकी कबीना के इजलास में आज इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सख्त तनकीद की गई। वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े और हुकूमती अरकान ने, वुज़रा ने भी इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाए हैं। तो वफाकी कबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी जो है वो खुलकर सामने आ गई है, जिसमें लगता ही है कि खास साहब इलेक्शन कमीशन के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। हफीज की शिकस्त से खास साहब खास से नाराज है, खास से सीख पाए। वो समझते ही है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा है। 2 रोज से हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को निशाने पर ले रखा है। तो आज यूसुफ गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने में नाकामी के बाद काबीना की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि काबीना भी इलेक्शन कमीशन के किरदार पर मुतमईन नहीं, न कारकर्दगी से मुतमईन है। तो जरा ये बताते हैं कि हुकूमत आईनी और कानूनी माहिरीन से भी सलाह मशवरे कर रही है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत के इस आला सतही इजलास में जो कैबिनेट मीटिंग हुई, इसमें इस बात पर भी गौर किया गया कि इलेक्शन कमीशन आखिर हुकूमत की किसी इस्तदा को खातर में क्यों नहीं ला रहा, जबकि हुकूमत इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इंतखाब कराने के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करने की ऑफर कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुकूमत को जो खत लिखा गया था, उसके बाद से खास साहब इलेक्शन कमीशन से सख्त नाराज हैं और इस इजलास में जो कि आज फेडरल कैबिनेट का इजलास हुआ, इसमें बहुत से फैसले हुए, लेकिन अहम फैसला ब्रॉडशीट केस की इंक्वायरी के लिए मुकर्रर जज अजमत सईद को भारी मराद और भारी तनख्वाह के हवाले से है। इस पर काफी लेदे हो रही थी। हुकूमत ने जज अजमत सईद को एक भारी तनख्वाह और बरात देने के लिए समरी भेजी थी, लेकिन ब्रॉडशीट कमीशन के सरबराह अजमत सईद ने खुद ही ये फैसला वाक़ कर लिया कि वो ना तनख्वाह लेंगे ना बरात लेंगे। तो उन्होंने हुकूमत की तरफ से जो ऑफर दी गई थी उससे इनकार करके हुकूमत के लिए कुछ आसानी पैदा कर दी। तो जज साहब ने हुकूमत से ज्यादा समझदारी से काम लिया और खुद पर उठने वाले सवालात के जवाब में बरात ना लेने का फैसला करके कम से कम अपनी इज्जत किसी हद तक जो है वो बचा ली है। तो आज एक और मामले में हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ा जब इलेक्शन कमीशन के रुकन अल्ताफ कुरैशी ने ये रिमार्क्स दिए कि अली हैदर गिलानी की वीडियो में ना पैसों का जिक्र है, ना किसी को टिकट देने का जिक्र है।
इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली और नोटिफिकेशन रोकने का मामला। मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने इसको समाअत के लिए मंजूर किया। समाअत की पीटीआई ने सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की ऑडियो टेप भी पेश की। तो तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त के लिए कौमी असम्बली में वोटिंग हुई। ईवान में पीटीआई इत्तेहादियों की जो सीटें हैं वो 180 जबकि अपोजिशन के 160 वोट थे। अगर इलेक्शन शफाफ होते तो अफीशियल बड़े मार्जिन से जीत जाते। लोगों को पैसे और आइंदा इलेक्शन में टिकट का लालच दिया गया। यूसुफ गिलानी पीटीआई के एमएनएस को रिश्वत देते रहे। वज़ीर आज़म ने मालूमात सामने आने पर इलेक्शन कमीशन से मुदाखलत का कहा, जिस पर मेंबर सिंध निसार दुरानी ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन को मुदाखलत का कब कहा गया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मीडिया के जरिए इलेक्शन कमीशन को कहा था। पीटीआई के वकील ने कहा कि 2 मार्च को मीडिया पर अली हैदर गिलानी की वीडियो सामने आई थी, जिसमें वोट ना देने पर यानी वोट को जाया करने का तरीका बता रहे थे। तो दर हकीकत अली हैदर गिलानी के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया गया। वीडियो में 2 एमएनएज कैप्टन रिटायर्ड जमील और फहीम से गुफ्तगू हो रही है। कमीशन ने खुद भी वीडियो का नोटिस लिया था। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेने की प्रेस रिलीज जारी की थी। तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर पंजाब अल्ताफ कुरैशी ने कहा कि चाहते हैं जज्बात नहीं, कानून के तहत चले। जिन 16 लोगों की बात हो रही है उनके नाम कमीशन को दें, मवाद के साथ मुतल्लिका अफराद को फरीक बनाए। हम बैठे ही कार्रवाई करने के लिए। हम तो चाहते हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन इसके लिए हुकूमत को मवाद देना है। वीडियो में न पैसों का जिक्र है न टिकट देने का। तो वीडियो में लगता है कि मामला निशान ज़दा बैलेट पेपर मिलने का था। निशान ज़दा बैलेट पेपर मिले तो कोई अपना हक राय दही कैसे इस्तेमाल करेगा। बार बार कहा जाता है रकान बिक गए, तो ऐसा लफ्ज कहना अच्छा नहीं है। रिश्वत लेने और देने वाला दोनों ही गुनाहगार होते हैं। जिन्हें पैसे की ऑफर हुई वो बयान हल्फी तो दें। वीडियो में मौजूद पीटीआई अरकान के बयान हल्फी आ जाते तो भी कुछ हो जाता। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के जो खैबर पख्तूनख्वा से मेंबर थे इरशाद कैसर, उन्होंने भी रिमार्क दिए कि कार्रवाई करना चाहते हैं लेकिन शवाहद ठोस होने चाहिए। सिंध से इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुरानी ने कहा, फोरेंसिक के बगैर वीडियो को क्या तस्लीम किया जा सकता है। जिस पर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन करप्ट प्रैक्टिस रोकने के लिए बेपनाह इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने ये इख्तियारात NA-75 डस्का में इस्तेमाल किए। अली हैदर गिलानी ने वीडियो को गलत करार नहीं दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया कि वीडियो उनकी है। अब कमीशन तहकीकात करे। तो इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की ये दलील मानने से इनकार करते हुए नोटिफिकेशन रोकने की सजा मुस्तरद करते हुए कहा कि आप नई दरखास्त के साथ अदालत आ सकते हैं। और अली हैदर गिलानी की वीडियो क्या स्टिंग ऑपरेशन थी। और शेर रशीद ने जिन 17 अरकान के हवाले से कहा कि वज़ीर आज़म को उनका इल्म है। दूसरे वजीर ने उसी हवाले से क्या कहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको ये सारे हकायक बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काजी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला गुफ्तगू करें नदीम मलिक के साथ और उन्हें ये बता रहे हैं उन 16-17 अरकान असम्बली के हवाले से जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने हुकूमत के खिलाफ वोट डाला हफीशे को और खास के पास वो मालूमात है। तो शेर रशीद का पहले बयान सुनते हैं कि वो लोग कौन हैं, उसके बाद फिर आपको एक और वजीर का बयान सुनाएंगे। पहले शेर रशीद। हमारे पिछले दौरों में 2-2 करोड़ में मेंबर मिल जाता था। इस दफा तो बहुत रेट हाई था जी। शेख साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले कहते हैं कि 20 से 25 बंदे थे, सिलेक्टर्स न्यूट्रल हो गए थे और 20 से 25 बंदे हमारी हिमायत में थे। आखिरी रात वो फूने गई हैं तो उससे मार्जिन ऑफ विक्ट्री नैरो हुआ है। मैंने 25 की बजाय 30 लोगों ने पैसों की हाँ की हो और एडवांस पकड़ा हो और आखिरी रात वो जो फूने गई हैं उससे थोड़ा सा तादाद कम हो गया। वो एक अलग बात है। साथ बाई इलेक्शन हार गए। सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी के मामले में उन्होंने हाथ उठाया है, सिलेक्टर्स ने आपके ऊपर से दस्ते शफकत जरा परे किया। देखें हमारे पास देखें कोई कम वोट नहीं हमें पड़े। 5 वोट का मतलब ये है कि अगर 3 वोट इधर और आ जाते तो ठीक थे। सर 16 वोट आपके टूटे ना जी? 17 टूटे मेरे हिसाब से 17 टूटे और शायद
सेनेट का मौका जिंदगी में कम कम लोगों को खरीदो फरोख्त का नसीब होता है। मसाइल कहीं और थे, आप उसको माने या ना माने, वफाकी वजीर हैं, बड़ी तगड़ी पावरफुल पोजीशन में है। उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। वो सिंध से ही लड़ना चाहता था। उसने खुद मुझे आके यहाँ कहा कि शेख रशीद, मैं तुझसे मशवरा करने आया हूं, मैं सिंध से लड़ूं या मरकज से लड़ूं। ये हफीज शेख ने आके मुझसे कहा। मैंने कहा तेरा दिल क्या कहता है? वो कहता है मेरा दिल ये कहता है कि मैं सिंध से इलेक्शन लड़ूं। मैंने कहा फैसला तो इमरान खान का है, और मैं उस कमेटी में नहीं था जिन्होंने कैंडिडेटों के फैसले किए। टूटने वाले 17 लोगों के नाम पता है? इमरान खान को अगर पता है तो मुझे भी पता है। हाँ, उसको भी पता है, प्राइम मिनिस्टर को पता है सारी बातों। ठीक बात कह रहे हैं, उसको पता है। मैंने लिस्ट फाइल में तो देखी है, फाइल को खोला नहीं। फाइल में देखी है, फाइल को खोला नहीं है शेख साहब। लेकिन मैं आपको ग्रुप बता देता हूं, जो 25 बनते थे, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी काउंट करके बैठी हुई थी, उसमें काफ के लोग थे, उसमें एमक्यूएम के लोग थे, उसमें आपके साउथ पंजाब के लोग थे, उसमें जीडीए के लोग थे, और उसमें आपके पीटीआई के वो लोग थे जिनका कराची से 25 से 30 वो वोट काउंट करके बैठे हुए थे। फिर तो वो 30 से 35 वो रिजेक्ट वोट करके भी कहते थे हम 15 से 16 वोटों से जीतेंगे। ये उनकी काउंटिंग थी, पक्की नंबर लिख के तादाद, जो नंबर आप बता रहे हैं ये तो मैं काउंट करूं तो ये 35 वोटों का ये सारे। तो वफाकी वज़ीर दाखिला ये फरमा रहे हैं कि इस दफा वोट बड़ा महंगा था, 8 से 10 करोड़ कीमत थी, जबकि प्राइम मिनिस्टर खुद पब्लिकली कह चुके हैं कि वोट की कीमत जो है वो 60-70 करोड़ है। अब पता नहीं कौन सच बोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब तो बहुत ही ज्यादा रेट बता रहे थे, और शेर रशीद कहते हैं कि 8-10 करोड़ पे इस दफा चले, और वो भी बहुत ज्यादा है। पहले तो 2-2 करोड़ में वोट मिल जाया करता था। तो ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जी सेनेट में पैसा चलता है और हमने कभी ना पैसा लिया ना दिया, लेकिन वोट का रेट सबको मालूम है क्या है। लेकिन शेर रशीद का ये जो दावा उन्होंने किया कि टूटने वाले 17 अरकान में से 13 पैसे लेकर बिके थे, और ये बात खान साहब को मालूम है, तो फवाद चौधरी ने इस हवाले से एक इंटरव्यू में बताया कि क्या वाकई इस बात में कुछ सदाकत है कि खान साहब को इनका इल्म है या नहीं। तो फवाद चौधरी को पहले सुनते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म साहब को नाम पता नहीं है, और यही एक बुनियादी सुकम है इस मामले में कि जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में पिछली दफ़ा हमें वीडियो मिली थी, इस दफ़ा हमारे पास फ़िलहाल कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिसमें हम पॉइंट आउट कर सकें कि किन लोगों ने हमें वोट नहीं दिए। और जो सारा मुद्दा था, या इलेक्शन कमीशन से जो थोड़ी आप समझिए कि जो मायूसी हुई, वो भी यही थी कि आप अगर बैलेट को ट्रेसेबल बनाते तो इस तरह का अगर इशू आते तो आज आप बैलेट ट्रेस कर सकते थे और लोगों को आप बराह रास्त एक्यूज कर सकते थे। अब पता नहीं शेर रशीद सच बोल रहे हैं या फवाद चौधरी ठीक कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि दोनों खान साहब को डिफेंड कर रहे हैं, और यही इनकी ड्यूटी है। शेर रशीद ये बताना चाह रहे हैं कि खान साहब बड़े बाखबर वज़ीर आज़म है, और उनसे कुछ भी ढका छुपा नहीं है, कुछ भी पोशीदा नहीं है। खान साहब को बड़ी रिपोर्टिंग हो जाती है, जबकि फवाद चौधरी का मौक़िफ़ ये है कि शेख रशीद गलत बयानी कर रहे हैं। खान साहब को तो पता ही कुछ नहीं है, बड़े मासूम आदमी है, वरना अब तक सारे नाम वो बता चुके होते और सबकी किलियां उड़ा चुके होते। क्योंकि ये हो सकता है कि अगर खान साहब का ये दावा मान लिया जाए कि उनको नाम मालूम है, तो फिर इलेक्शन कमीशन उनसे कहेगा या बाकी के इदारे कहेंगे जनाब नाम बताएं। जिस तरह आज इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर आपको नाम मालूम है तो हमें बता दें, लेकिन अगर फवाद चौधरी का बयान सामने रखा जाए तो खान साहब को तो कुछ पता ही नहीं है। तो एक तरफ खान साहब को बाखबर और दूसरी तरफ मासूम साबित करने की कोशिश की जा रही है, और ये काम पीटीआई वालों को खूब आता है। एक तरफ तो हुकूमत सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग का शोर मचाती है, और दूसरी तरफ अब चेयरमैन सेनेट के लिए कम वोटों के बावजूद जीत के दावे कर रही है। वैसे मुझे पूरी तरह यकीन है कि खान साहब को कुछ नहीं पता कि कौन से लोग हैं जिन्होंने उनसे हाथ किया है। अब इत्तेहादियों के नामों के गिर्द तो वो लाल दायरे लगाकर बैठे हैं, लेकिन उन इत्तेहादियों के गारंटर मौजूद है, तो फिर उनके यकीनी तौर पर अपने लोग होंगे। लेकिन कौन लोग होंगे अगर खान साहब को पता चल जाता, तो मेरा गुमान ये कि अब तक वो अपना टाइटैनिक किसी ग्लेशियर में मार चुके होते। आगे बढ़ते और बात करते हैं अली हैदर गिलानी की उस मुबैना वीडियो का जिसके हवाले से बड़ा शोर बपा है, और इलेक्शन कमीशन में वीडियो पेश की गई। उस वीडियो में जो लोग मौजूद थे या जिनके हवाले से दावा किया गया था कि उनसे अली हैदर गिलानी की मुलाकात हुई थी या उन्होंने अली हैदर गिलानी ने उनको कोई ऑफर की थी, तो उनमें से एक साहब है जिनको शाहजेब खानजादा जिनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, जरा देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं।
हुकूमत ने पहले कहा कि इन 4 अरकान में से 3 का पता है, फिर कहा 4 अरकान का पता है जो वीडियो में मौजूद है अली हैदर गिलानी के साथ, फिर कहा कि बाद में कहानी पता चल जाएगी, फिर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी रुकन का नहीं पता है। वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट के बाद वीडियो से जुड़े 4 अरकान असेंबली ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, फिर 2 अरकान ने तस्लीम किया कि वो वीडियो में मौजूद हैं। तो क्या ये एक स्टिंग ऑपरेशन था? इस हवाले से बात करेंगे उस शख्स से जिनका नाम अली हैदर गिलानी की वीडियो में लिया गया और बाद में वो भी वजीर आजम से मिले, खुद तहरीक इंसाफ के MNA उनका भी नाम लेते रहे, वो वोट कैसे जाया कर सकते हैं, उनके बिहाफ पर भी मामला तय करते रहे तहरीक इंसाफ के कराची से MNA मोहम्मद असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद असलम खान साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर वीडियो का चर्चा रहा, आपका नाम भी वीडियो में रहा, क्या ये स्टिंग ऑपरेशन था? देखिए, मेरे ख्याल में शाहजेब इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं कि ये स्टिंग ऑपरेशन ही था। पहले तो डेफिनेटली उन्होंने, चूंकि हम 4-5 MNA जो है हम लोग साथ उठते बैठते खाते पीते हैं और एक साथ उठक बैठक है हमारी, तो वो जब बात की उनसे कि जी हम लोग कितने लोग हैं, बताना ये था कि वो कितने लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, किस हद तक जा रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही। तो उसमें उन्होंने मेरा नाम भी दे दिया कि जी असलम खान भी है तो फला भी है तो फला भी है। अब आई डोंट नो कि वो पूरी बात आपको पहुंची नहीं पहुंची, लेकिन फैक्ट तो यही है कि जी उन्होंने मेरा नाम दिया। उस वक्त तक मेरे इनमें नहीं थी ये बात। कुछ MNAs ने आपका नाम दिया, आपके बिहाफ पर मामला तय करते नजर आए। आप कह रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन था, तो पार्टी के कहने पर ही स्टिंग ऑपरेशन हुआ होगा, मगर आपको नहीं पता था या आपको बाद में बताया गया? हाँ, नाम तो मेरा वैसे ही दे दिया, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल था, 100% था, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है और पार्टी को केल में थी ये बात, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी केल में था? जी जी बिल्कुल था। पार्टी में किसके इल्म में था? किसने ये ऑपरेशन ऑथराइज किया था? ये तो आपको नहीं बता सकता किसको पता था, जाहिर सी बात, ये चीजें सबको नहीं पता होती। अगर सबको पता होंगी तो वो बातें लीक आउट होंगी। किसी न किसी को तो पता था। वजीर आजम को पता था? ये मुझे इसका नहीं पता, इस बात का नहीं पता मुझे। वजीर आजम को पता था नहीं पता, लेकिन पार्टी के लोगों को पता था। देखिए, हुक्मरान जमात ने खुद इस बात को तस्लीम किया है कि अली हैदर गिलानी की वीडियो तयशुदा मंसूबे के मुताबिक थी और एक स्टिंग ऑपरेशन था जिसमें अली हैदर गिलानी को जानबूझकर फंसाया गया। तो सवाल यह पैदा होता है कि अगर अली हैदर गिलानी की वीडियो स्टिंग ऑपरेशन था, तो जो 2018 की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें बहुत सारे लोग पैसे ले रहे थे, क्या वो वीडियो भी फेक हो सकती है? वो भी एक स्टिंग ऑपरेशन था। तो मुझे यूं लगता है कि स्टिंग ऑपरेशन का इकरार करके हुकूमत ने नादानिस्ता तौर पर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है, जिसका मतलब साफ साफ है कि हुकूमत यूसुफ गिलानी को स्कैंडलाइज करना चाहती थी। ये इलेक्शन फेयर तरीके से जीतने का कोई इरादा नहीं था। शायद कहीं इरादा हो कि यूसुफ गिलानी को स्कैंडलाइज कर दे तो फिर वो हमेशा जीत जाएंगे। तो इसीलिए बाकायदा मनसूबाबंदी से वीडियो बनवाई गई है। तो जब नीयत आपकी पीछे इसके ये हो, यानी मेलाफाइडी इंटेंशन हो, तो फिर उसकी बुनियाद पर यूसुफ गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन कैसे रोका जा सकता है? तो यही हुआ, इलेक्शन कमीशन ने वो नोटिफिकेशन नहीं रोका। तो कहने वाले कहते हैं कि हुकूमत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वो फेयर प्ले पर यकीन नहीं रखती। अगर हुकूमत फेयर होती तो इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन या झूठी वीडियो बनवाने की जरूरत ही पेश ना आती। अब अगर अली हैदर गिलानी भी कह दे कि मैंने भी स्टिंग ऑपरेशन किया है, तो फिर इस वीडियो की क्या हैसियत रह गई है? वो एक शेर है कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां। बल्कि एक दूसरा शेर भी सुन ले कि जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो हुकूमत का इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन भी गिलानी को जीतने से नहीं रोक सका, हुकूमत को हारने से नहीं रोक सका। जिस तरह हुकूमत की फिल्म 2.5-3 सालों से फिल्म नहीं चल रही, तो स्टिंग ऑपरेशन वाली फिल्म तो हफ्ता भर भी नहीं चली और इलेक्शन कमीशन ने उतार कर फेंक दी है। तो इस वीडियो के जो सारे किरदार थे वो कल तक हुकूमत से शाबाश ले रहे थे, वेल्डन साइन ले रहे थे, थपकियां मिल रही थी। तो मुझे लगता है कि अगले चंद दिनों में उनकी इज्जत अफजाई का वक्त हुआ चाहता है। यहां पे लेकिन ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि हुकूमत ने एक बार फिर महंगाई की रास खोल दी है और बिजली की कीमत में इजाफा किया है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि ये इजाफा कितना हुआ है और कितना इस अवाम की जेब पर बोझ पड़ेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक गुफ्तगू कर रहे हैं कामरान शाहिद के साथ। देखते हैं कि किस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। वॉच दिस। अक्सरियत आपकी थी, पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने हाथ कर दिया आपके साथ। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी आपके साथ हाथ हो गया, पीटीआई ने कर दिया। तो अब अगर आपका नैरेटिव मान लिया जाए और आपके लोगों के ज़मीर जाग गए पीटीआई के हक में, तो आपको कोई इस पे शिकवा तो नहीं होगा ना, जिस तरह अभी नहीं है यूसुफ ज़गलानी की सीट पे? हमारे तो 64 वोट थे कामरान, 64 वोट थे और हम इलेक्शन हार गए। 64 लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम जनाब तायीद करते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और फिर हमारे 52 तो यही तो कह रहा हूं, अंदर जाके फिर ना आप हार जाए हमारे सेनेट का इलेक्शन, हारें। पहली बात तो ये, हमें पूरी उम्मीद है नहीं हारें, लेकिन हमें यह भी मालूम है, जैसे आप अभी ये बात कर रहे थे ना, आपको भी मालूम है, आप काफी देर से सहाफत कर रहे हैं, आपको मालूम है कि महंगाई के खिलाफ जो लोग आवाज उठाते हैं वो कौन है, और यह भी आपको मालूम है कि जिनके ऊपर जरा वोट से ज्यादा बोझ पड़ता है किसी और चीज का, वो कौन लोग हैं। तो इन दोनों चीजों को अगर आप बराबर रखना चाहें तो रख सकते हैं, राइट। देखिए, मेरा गुमान ही कि इस वक्त जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, जितनी पॉलिटिकल मूवमेंट हो रही है, वो हार या जीत के लिए नहीं हो रही कि कौन जीता कौन हारा, बल्कि ये तय करने के लिए हो रही है कि क्या वो लोग जो ये दावे कर रहे हैं कि अब वो सियासत में कोई मुदाखलत नहीं हो रही, सियासी मामला से उनका कोई लेना देना नहीं, हुकूमत जाने और अपोजिशन जाने, तो उनका दावा किस हद तक सदाकत पर मबनी है। मुझे तो लगता है कि किसी हद तक ठीक है, लेकिन जो अपोजिशन है या बाकी की सियासी जमातें हैं, वो ये समझती है कि ये इस वक्त एक पैमाना बन चुका है कि वो ताकतवर हल्के या इस मुल्क के जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर हैं, क्या वो इस मुल्क में जो इस वक्त मामला खराब है या मुल्की मफादात हैं उनको ठीक करने में संजीदा है, या अब भी सियासतदानों से नफरत का बयानिया चल रहा है। तो ये डिटरमिन करने के लिए, ये जानने के लिए ये सारे मार्के हो रहे हैं, और ये सब जानते हैं कि अगर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में कोई बाहर की ताकत ना हुई, कोई इन्फ्लुएंस ना हुआ, तो फिर अपोजिशन अपना चेयरमैन लाने में कामयाब हो जाएगा। तो एक थ्योरी जो मैंने पेश की थी कि कट टू साइज हो रहा है, वो थ्योरी भी दुरुस्त साबित हो जाएगी, और अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट के हवाले से कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं है, उनका चेयरमैन नहीं कि जो उनको बचाना है, तो चेयरमैन तो हुकूमत को बचाना है। अगर नाकामी हो भी गई तो भी अपोजिशन ने अपना रोड मैप तो दिया हुआ है कि आखिरी मार का तो सड़कों पर होना है। अगर उससे पहले मामला हल हो जाते हैं तो फिर मेरा यकीन है कि मुल्क बहुत बड़े सियासी बहरान में मुब्तला होने से बच सकता है। और हाँ साहब ने पिछले दिनों ही वादा किया था कि महंगाई में कमी करेंगे, आवाम से उन्होंने वादा किया था कि अब वो कोशिश करेंगे कि मुल्क में महंगाई ना हो। हाँ, जब हाँ साहब ने इतमाद का वोट असम्बली से हासिल किया तो उन्होंने कहा कि मुझे पता बड़ी महंगाई है, तो मुझे लगता है कि उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है कि नेबरा ने बिजली की कीमत में 89 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। तो सार्फिन की जेब से 6 अरब 90 करोड़ रुपए जो है वो निकलेंगे, और कहा जा रहा है कि इसका इतलाक सिर्फ मार्च के महीने के बिलों पर होगा, और लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इसका इतलाक नहीं होगा। 25 फरवरी को होने वाली समाअत में नेपरा ने यह हुक्म दिया था कि मेरिट ऑर्डर से हटकर पावर प्लांट चलाने से सार्फिन पर 3 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा है, और बिजली की पैदावार लागत में इजाफा और गैस के दम दस्तियाबी ये वजूहात है जिसकी वजह से जनवरी में गैस की किल्लत हुई, और गैस अगर दस्तियाब होती तो फिर वो जो 9 जनवरी को ब्लैकआउट हुआ था वो ना होता। तो ये सारी वजाहतें नेपरा की तरफ से आ रही हैं। जनवरी में वो कहते हैं जी प्लांट में गैस जितनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं, तो फिर महंगी हमें जो है वो गैस मिली और बिजली हमने महंगी पैदा की, तो इसलिए अब आवाम के ऊपर जो बोझ डाला जा रहा है, फर्नेस ऑयल से बिजली महंगी हुई। तो मार्च के बिलों में 89 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई, आपको पता है कि मुल्क में मुर्गी का गोश्त जो चिकन है वो इस वक्त पंजाब में कोई 300-350 या 400 का किलो बिक रहा है, मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ कीमतें हैं, जबकि कराची से इतला दी है कि 400 रुपये किलो, और कोयटा में शायद इससे भी ज्यादा कीमत है। तो मुल्क भर में अब चिकन जो है वो भी दस्तरस से बाहर है। और एक और खबर मैं अभी देख रहा था कि रमजान मुबारक के करीब ही आते आते बिजली के अलावा जो है वो जो चीजें शॉर्ट होने जा रही हैं वो है चीनी और इसके अलावा गंदम। चीनी और गंदम की शॉर्टेज की अभी से इत्तला है कि रमजान मुबारक से पहले इसकी शॉर्टेज हो जाएगी, और बिजली जो है
उसकी भी लोड शेडिंग मतवक्को है। जैसे ही गर्मियां शुरू हुई हैं तो अब शुरू तो हो गई है। तो ये सारे इकदाम हैं जो खान साहब ने वादे किए थे कि मैं महंगाई खत्म कर दूंगा, तो लोग इसलिए कहते हैं खान साहब किसी चीज़ का नोटिस ना ले तो अच्छा है। वो जिस किसी के हवाले से बात करते हैं तो उसका उल्टा ही असर पड़ता है। तो अब ये वो सारे मामलात हैं। घी और कुकिंग ऑयल उसकी कीमत में 200 से 300% इजाफा हो चुका है। तो किसी वक्त दिन महंगाई के ऊपर भी डिटेल आपसे बात करेंगे, लेकिन अब तक के लिए इतना है कि जो मार्च में आपको बिल आएंगे उनमें ये जो नया इजाफा हुआ ये लग कर आएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तस्वीरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।